बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। इससे पहले हम प्रीवियस जो सेशंस हैं उनमें प्रोग्रामिंग, उसकी बेसिक्स और उसके साथ जो एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसकी जो लैंग्वेजेस हैं, उसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो फोकस होगा बेसिकली वो प्रोग्राम के हवाले से जो एक एप्लीकेशन है स्क्रैच, हम उसके कुछ पहलुओं को देखेंगे। इससे पहले भी हम स्क्रैच को बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं, उसके काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर चुके हुए हैं। आज के इस सेशन में हम उसके जो मज़ीद कुछ ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग एक्चुअली प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी कंप्यूटर को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वो प्रोग्रामिंग मींस वो प्रोसेस है जिसमें हम उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर रीडेबल या मशीन रीडेबल लैंग्वेज में लिखते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होते हैं जैसे GW बेसिक, C++, जावा वगैरह। ये वो तमाम लैंग्वेजेस हैं जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। बट हम आज बात कर रहे हैं स्क्रैच की। स्क्रैच एक विजुअल प्रोग्रामिंग है। स्क्रैच एक विजुअल प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम जो टेक्निकल लैंग्वेज और वोकैबुलरी है वो यूज़ नहीं करते, बल्कि स्क्रैच के अंदर जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं। एक ब्लॉक वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक जो एनिमेशन या मूवमेंट या साउंड या कुछ भी जो एक उस कैरेक्टर को करवाता है, वो उस एक ब्लॉक के अंदर वो सारी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद होती हैं। हम सिंपली उस ब्लॉक को ड्रैग करते हैं और पेस्ट कर देते हैं जो उसको लेकर चलता है। जो स्क्रैच के एडवांटेजेस हैं उनमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमें जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो वो डिफरेंट और मुश्किल किस्म की कमांड्स होती हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ वो जो ब्लॉक्स हैं वो कलरफुल है, विजुअली जो है वो अट्रैक्टिव होते हैं। उसके साथ साथ उनको सेग्रीगेट करना आसान होता है। इसके साथ साथ जो ब्लॉक्स हैं उनके साथ कट्स और शेप्स इस तरह की बनी होती हैं जो सजेस्ट कर देती हैं कि किस ब्लॉक को किसके साथ कैसे पेस्ट करना है। और उनकी पेस्टिंग के बाद जैसे हम उसको पेस्ट करते हैं वो फौरी उसका एक्शन नज़र आ जाता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि आया कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। उसके साथ इसको समझना आसान है, सिंपल है और इंटरेक्टिव है और बहुत ही बेसिक सी उसमें चीज़ें हैं जिसके कम्बिनेशन के साथ हम डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्रामिंग और स्क्रैच के दरमियान रिलेशन की। मैं जैसे कि आगे बता चुका हूं कि प्रोग्राम एक्चुअली एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कंप्यूटर रीडेबल होता है। अब अमूमन जो ज़्यादा वास्ट लैंग्वेजेस हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती हैं लेकिन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। तो उसके लिए वो स्पेसिफिक कोडिंग, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस जो हैं वो अंडरस्टैंड करना पड़ती हैं, याद करना पड़ती है प्रोग्रामर को। वो स्पेसिफिक कमांड्स जो हैं वो लिखना पड़ती हैं। बट स्क्रैच की अगर बात करें इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऑलरेडी प्री डिस्क्राइब्ड जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। वी जस्ट नीड टू ड्रैग दोज ब्लॉक्स, कंबाइन देम टू मेक अ विजुअली अट्रैक्टिव एनिमेशन और एनीथिंग। गेम्स हैं या कार्टून्स हैं या आप उसकी अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, उसको मोशन में ला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लुक्स चेंज कर रहे हैं। ऑल थिंग्स आर हैपन वेरी इजीली बिकॉज कोई टेक्निकल लैंग्वेज इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक्स हैं जिनको आप जस्ट प्लेस करेंगे। ओके जी, ये पहले भी जो बेसिक्स है हम स्क्रैच की वो चूँकि पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हुए हैं। इसमें हम जो स्क्रैच का ये इंटरफेस है इसको 3 मेजर हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ये हमारा जो है वो ब्लॉक पैलेट है जिसके अंदर हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के वो मौजूद होते हैं। इसको हम कोड एरिया कहते हैं। यहाँ से हम ब्लॉक्स को ड्रैग करके कोड एरिया में लाते हैं ताकि एग्जीक्यूट हो सके। और ये हमारा स्टेज है, यहाँ पर स्प्राइट मौजूद होता है और हम उसको एनिमेट करवाते हैं। और ये स्प्राइट पैन है जो स्प्राइट की लोकेशन, पोजीशन या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ओके जी, उसके बाद जो इसकी कैटेगरीज हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड पर ये जो आपको कुछ डिफरेंट कलर्स के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली वो कैटेगरीज हैं जिनमें डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स जो है मौजूद हैं जिनका अलग अलग काम है। हम ज़रा अलग अलग इनको देख लेते हैं।
कि ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है ये क्या करती हैं। देखिए स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहला ये जो ब्लू कलर का आइकॉन है ये मोशन से रिलेटेड है। तो मोशन जो है वो हमारे स्प्राइट को मूव करवाने के लिए, उसको रोटेट करवाने के लिए, स्टेप आगे पीछे एक्स वाई डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाने के जो जितने भी ब्लॉक्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज अबाउट लुक्स। तो लुक्स जो है उस स्प्राइट की जो डिफरेंट शेप्स हैं, उस स्प्राइट की जो डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए, या वो जब बोलता है तो उसके बाद बबल को इंडिकेट करवाने के लिए सारी चीजें इस लुक्स में पाई जाती हैं। उसके बाद साउंड है। साउंड इज फॉर टू इंट्रोड्यूस द साउंड। साउंड ट्रैक्स हम लगाते हैं जो स्प्राइट की मूवमेंट के साथ चेंज होता है, स्प्राइट की कंडीशन के साथ भी चेंज हो सकता है। उसके बाद इवेंट्स हैं। इवेंट स्प्राइट की मोशन को कंट्रोल करता है, उसको कीज अलॉट करता है कि किस की के साथ क्या मोशन होगी और किस तरह वो मूव करेगा। उसके बाद कंट्रोल्स हैं उसकी रेपिटेशन, उनकी ड्यूरेशन, उसको वो कितनी दफा रिपीट करेगा, कितना स्टे करेगा, ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती है। उसके बाद सेंसिंग है। सेंसिंग इज लाइक आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो स्प्राइट है, वो अगर किसी चीज के साथ टच करता है तो तब वो क्या करेगा। इफ एंड देन वाली कमांड कंडीशनल कमांड्स है कि उसकी मोशन के साथ अगर वो किसी चीज को टच करता है तो तब उसको क्या होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी ऑपरेटर्स। जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये उसकी नंबरिंग और जो हैंडलिंग है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स हम अपनी मर्जी से जो उनकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, उसको एसोसिएट कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ किस एक्शन के साथ कैसे चेंज होंगी। उसके बाद माई ब्लॉक्स है जिसमें आप कस्टमाइज अपने ब्लॉक्स बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। और उसके बाद म्यूजिक है। म्यूजिक जो है स्प्राइट के साथ एसोसिएट करवाने के लिए, उसकी मोशन के साथ एसोसिएट करवाने के लिए, उसके जो कॉस्ट्यूम है उसके साथ एसोसिएट किया जा सकता है। उसके बाद पेन है, जो आपका जो स्प्राइट है आप इससे स्प्राइट को ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो सेंसिंग है जिसमें आप वीडियो बना के लगा सकते हैं और उसकी बेस पे उसकी मोशन जो है वो करवा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट टू स्पीच। जो वर्ड्स हैं वो आपका जो करैक्टर है वो उसको स्पीक करेगा, जो स्प्राइट है उसको बोलेगा। उसके बाद ट्रांसलेशन। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप अपने स्प्राइट को कस्टमाइज कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से, और कोड्स को अलाइन करके आप गेम्स या एनिमेशन या कार्टून्स बना सकते हैं। ओके जी, इसकी जो पहले वाले जो ब्लॉक्स हैं, वेरिएबल्स वगैरह, मोशन कंट्रोल्स वगैरह, वो हम पिछले सेशंस में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स की शेप कुछ इस तरह की होती है, एलोंगेटेड सर्कल की शेप की। ये एक्चुअली इस्तेमाल होते हैं लोकली भी और ग्लोबल भी। लोकल मीन कि अगर वो सिर्फ एक स्प्राइट को कंट्रोल कर रहा हो, दैट इज फॉर लोकल। और ग्लोबल मीन कि अगर वो ऑल स्प्राइट्स को मूव करवा रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा हो, तो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये ट्रू या फॉल्स की वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर ट्रू और फॉल्स। या आप उसको अगर मैं सिंपल जबान में कहूँ तो अगर आप गेम यूज करें तो उसकी स्कोरिंग को काउंट करने के लिए आप ये वेरिएबल जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स एक्चुअली आप अपने जो स्प्राइट है उसको कहलवा सकते हैं, लाइक से हेलो या एनी वर्ड व्हाट एवर यू वांट टू से। वो आपका जो स्प्राइट है, आपका कैरेक्टर है, वो अपनी इमोशन के साथ या जहां पे भी आप चाहते हैं वो उसको बोल सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन एक्सप्रेशन एक्चुअली अच्छा, बूलियंस की तरफ जाने से पहले ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट, डायरेक्टिव स्टेटमेंट्स एक्चुअली होती हैं कि आप डायरेक्शन देते हैं अपने स्प्राइट को कि व्हाट इट नीड टू डू। तो आप जो भी उसको डायरेक्शन देंगे वो उसके मुताबिक जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसको करेगा। उसके बाद हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन आ जाता है। जैसे आपको पता है बूलियन जबरा जो है वो ओनली बेस्ड ऑन 0 and 1। तो बूलियन एक्सप्रेशन एक्चुअली वो सारे इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ दो कंडीशंस के लिए, या ट्रू या फॉल्स, एक या इस कंडीशन को फॉलो करेंगे या इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। लाइक गो टू रैंडम पोजीशन या गो टू रैंडम पोजीशन, ये यस नो वाली बात नहीं है, बट इसके कंपैरिजन में आप माउस डाउन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है माउस डाउन। अब इसकी दो ही सूरत हाल बन सकती हैं, यस और नो। ये बूलियन कंडीशन है जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स या यस हो सकता है या नो हो सकता है। इस तरह आप इसमें देखें
आप कोई भी यहाँ पे वेरिएबल लेट्स सपोज लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन 50। अब इसकी भी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, यस और नो। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं ये बूलियन कंट्रोल्स या बूलियन एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो कंडीशंस को एक्सप्लेन करती हैं कि आपका जो स्प्राइट है जब आप उसको प्रोग्राम करते हैं तो अगर आप उस पर कोई कंडीशंस अप्लाई करें वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। लाइक दिस इज द बेसिक कंडीशनल ब्लॉक। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इफ, देन वी प्लेस समथिंग सम कंडीशन एंड देन कोई दूसरी जो आपने कंडीशन बताई है, अगर वो नहीं हो पाती तो आप एल्स के साथ कुछ अटैच कर सकते हैं। ये एक कंडीशनल वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर आप डिफरेंट कंडीशन जो है वो सेट कर सकते हैं, बल्कि एक कंडीशन के अंदर आप दूसरी कंडीशन भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस एग्जांपल, आप देख सकते हैं इफ माउस डाउन देन से हेलो, ये एक कंडीशन है। अगर ये होता है तो देन ये होगा। इस तरह दूसरी तरफ देखें, इफ माउस डाउन देन से हेलो एल्स से गुड बाय। अब इसमें बोथ कंडीशन यस और नॉट दोनों कंडीशंस हैं, ये हो जाए या ये हो जाए। इसी तरह आप एक के अंदर दूसरी कंडीशन भी अटैच कर सकते हैं। लुक एट दिस, इस कोड में देखें, अब इसमें आप देखें इफ के ए प्रेस देन से ए इज फॉर alpha, else if key B is pressed then say B is for beta, else I don't know any other Greek letter। अब you can see कि अब इस एक कंडीशन के अंदर ये दूसरी कंडीशन नेस्ट की गई है। ये एक नेस्टिंग की एग्जांपल है कि आप इस एक कंडीशन के अंदर एक दूसरी कंडीशन को भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उसको हम कंडीशन ब्लॉक कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ सिंपल कंडीशंस भी होती हैं डायरेक्टिव, जैसे आप इसकी तरफ देखें व्हेन स्पेस की ई प्रेस। अब इसके बाद जो कुछ भी होगा आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अटैच करने के लिए कोई स्लॉट नहीं है, आप इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं कर सकते, बट इसके नीचे स्पेस है अटैच करने वाली। मींस कि अगर आप स्पेस प्रेस करते हैं तो इसके नीचे वाला जो भी कोड होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह वेट अंटिल, अब ये भी कंडीशन है, अब इसके ऊपर भी कोड आ सकता है नीचे भी, मतलब ऊपर वाला कोड रन हो चुका हुआ, उसके बाद वेट होगा कब तक, जब तक नीचे वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये भी कंडीशनल ब्लॉक्स हैं। उसके बाद फर्दर आप एग्जांपल्स देख लें। यहां पर जैसे मैंने आगे बताया x इज ग्रेटर देन 0 बूलियन एक्सप्रेशन है, यस और नो। उसके बाद व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड इफ की A इज प्रेस देन ग्लाइड 1 सेकंड टू रैंडम पोजीशन। यू कैन सी कंडीशनल, यहां से ये ब्लॉक स्टार्ट करवा रहा है इस एल्गोरिथम को, उसके बाद हमारी ये कंडीशन है और ये उसकी एल्स कंडीशन है। इस तरह हमारे पास और भी नीचे एग्जांपल्स हैं। इसमें आप देख लें व्हेन फ्लैग इज प्रेस्ड एक्स पोजीशन 50 देन मूव 10 स्टेप्स। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो कंडीशंस हैं वो करवा सकते हैं। अच्छा, कंडीशंस के बाद हमारे पास जो अगली कैटेगरी आ जाती है दैट इज लूप्स। अब लूप्स क्या होते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं लूप्स एक्चुअली एक ही स्टेटमेंट को, एक ही एल्गोरिथम को बार बार रिपीट करवाती है। अब इसका ब्लॉक कुछ इस तरह से होता है, यू कैन सी इट्स रिटन एज फॉरएवर। अब यहां पर स्पेस खाली है, यानी कि आप यहां पर जो भी चीज ऐड करेंगे वो फॉरएवर तक रिपीट होती रहेगी। ये इनफाइनाइट लूप है, क्या आपने उसको जो कमांड दी है वो फॉरएवर की है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसको एक्सटर्नली खुद से स्टॉप नहीं करते। यू कैन से हियर फॉरएवर से हेलो फॉर 2 सेकंड वेट 1 सेकंड। अब चूंकि ये फॉरएवर है तो ये इसको रिपीट करता रहेगा। 2 सेकंड के लिए हेलो कहेगा, 1 सेकंड रिपीट वेट करेगा, फिर हेलो 2 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड रिपीट, फिर हेलो 2 सेकंड, मतलब ये फॉरएवर रिपीट करता रहेगा जब तक कि हम इसको खुद नहीं रोकते। अब जो फाइनाइट लूप है ये था इनफाइनाइट लूप, या जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तक नहीं रुकेगा। लेकिन अब इसमें देखिए, अब ये एक फाइनाइट लूप है, रिपीट अनटिल। अब यहां पे आप अपनी जो टाइम्स हैं वो मेंशन करें, रिपीट अनटिल 2 टाइम्स या रिपीट अनटिल हैपेंड समथिंग। तो ये फाइनाइट लूप की निशानी है। यहां पर आप जो है वो कंडीशन लगा के उसको बता सकते हैं कि आप उसको कब रोकना चाहते हैं। अच्छा जी, ये मिसाल देखें। अब यहां पर देखिए व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, फॉरएवर के लिए हमने इसको लूपिंग की है। कब? इफ टचिंग माउस पॉइंटर, कि अगर माउस का पॉइंटर टच होता है तो प्ले साउंड म्याऊ अंटिल डन।
और फिर इसको रिपीट करवा दें। अब ये फॉरएवर का लूप लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट लूप है और ये मूव करता रहेगा जब तक हम इसको खुद नहीं रोकेंगे। यहां पे अगेन देखिए, व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड फॉरएवर टर्न 15 डिग्रीज। अब ये फॉरएवर 15 डिग्रीज पे मुसलसल ऐसे रोटेट करता रहेगा जब तक हम उसको खुद नहीं रोकेंगे। ओके जी, अब हमारे पास आ जाता है नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम के अंदर फिट करना, एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम के अंदर रखना नेस्टिंग कहलाता है। यू कैन सी है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने रिपीट की कमांड लगाई हुई है, रिपीट 5 टाइम्स, रिपीट 4 टाइम्स, और इसके अंदर हमने स्टैम्प चेंज x बाय 50। अब इस एक लूप के अंदर हमने दूसरा लूप इंसर्ट किया, दूसरे लूप के अंदर हमने तीसरी कंडीशन इंसर्ट कर दी। यू कैन सी इट इज कॉल्ड नेस्टिंग, जिसमें हम एक प्रॉब्लम के अंदर दूसरी प्रॉब्लम को इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं नेस्टिंग। ओके जी, उसके बाद जो अगली चीज आज हम सीखने वाले हैं दैट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग मीन आप एक कैरेक्टर को, एक स्प्राइट को, एक कमांड को दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसकी सिर्फ 3 ही ब्लॉक्स हैं। क्रिएट क्लोन ऑफ, व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, डिलीट दिस क्लोन। यू कैन सी डिलीट दिस क्लोन के बाद कुछ भी नीचे अटैच नहीं हो सकता। मतलब जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, इससे फर्दर कोई भी, जब क्लोन ही डिलीट हो गया तो फर्दर तो एग्जीक्यूशन के लिए कोई स्पेस ही नहीं बनती। इसी तरह व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी अटैच करने के लिए नहीं है। तो ये बेसिक चीजें क्लोनिंग के हवाले से। अच्छा जी, अब आगे हम देखेंगे कि एक गेम को बनाने का जो तरीकाकार है वो सीखने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, ये प्रैक्टिकली तो एक्सप्लोर करने से है। अगर हम बात करें एमसीक्यूज के हवाले से तो फर्दर आगे जो मैं बताने जा रहा हूं आपको एमसीक्यू से के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर द स्किल्स आप इसको सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक बाउंसिंग बॉल की गेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना स्प्राइट जो है वो ड्रॉ करेंगे। हम पेन लेंगे और एक बॉल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक बॉल ड्रॉ की, उसके बाद हम 2 इस तरह की लाइंस, ये आप देख सकते हैं, ये लाइंस, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये देखिए अब नीचे स्प्राइट आ चुके हुए हैं, ब्लॉक भी आ गया, दोनों लाइंस भी आ चुकी हुई हैं। उसके बाद उनको रीनेम कर देंगे और सबसे पहला जो हम बॉल है उसके लिए हमने ये कोड लिखा है बॉल के लिए। अब इस कोड में हमने क्या लिखा है, फर्स्ट फ्लैग के साथ हम इसको स्टार्ट करें। जब भी फ्लैग को क्लिक किया जाएगा ये कोड स्टार्ट होगा। क्या करेगा, पॉइंट इन द डायरेक्शन गो टू एक्स वाई, ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरएवर करता रहेगा, मूव करता रहेगा। इफ वन एज बाउंस, कब तक, जब तक ये किसी एक एज के साथ बाउंस नहीं करता। जब एज बाउंस हो जाएगा ये दोबारा रिपीट पे चला जाएगा। यू कैन सी कि इस बॉल को मूव करवा रहे हैं इस एज पे और इस एज से बाउंस करवा के इसको वापस लेके आ रहे हैं। तो ये हमारे बॉल का कोड था। अब हम आगे चलते हैं। आगे इसको हम नंबर और सिंबल्स देके जो स्प्राइट 2 है बॉल का, जैसे मैंने आगे आपको बताया कि एक्स डायरेक्शन 45 डिग्री में मूव करेगा, फॉरएवर मूव करता रहेगा जब तक कि किसी एक साइड को टच नहीं करता। अब उसके बाद हम एक साइड का जो इसकी लाइंस हैं उनका कोड बना रहे हैं कि जब उसको क्लिक करेंगे फ्लैग को, चेंज वाई बाय माउस वाई, तो ये जिस तरह माउस को क्लिक करेंगे ये लाइन उधर को मूव कर जाएगी। मतलब ये कि हम बॉल जब इस तरफ आएगा तो हम जिधर क्लिक करेंगे लाइन वहां पे चल जाएगी और बॉल उसके साथ टच करेगा तो वापस अपनी तरफ, जैसे बाउंसिंग बॉल की गेम होती है। इसी तरह हम राइट लाइन के साथ भी वही सलूक करेंगे। तो अब हमारे पास जो कोड है वो तकरीबन तैयार हो चुका हुआ है। अब हमने लाइनों का कोड तैयार कर लिया, बॉल का कोड भी तैयार कर लिया कि बॉल जो वो एक्स वाई की सिमत में मूव करेगी, कब तक मूव करती रहेगी, जब तक ये लेफ्ट या राइट लाइन से टकरा नहीं जाएगी, और जब ये लेफ्ट और राइट लाइन से टकराएगी तो ये बाउंस करेगी। अब ये तो हो गया। अब हमने स्कोर काउंट करना है, तो स्कोर काउंट करने के लिए हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम 2 प्लेयर्स के लिए। अब वेरिएबल हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हम ये चाहते हैं कि जब ये बॉल किसी साइड के साथ टकराए तो 1 स्कोर, अगर साइड मिस कर जाए तो कोई स्कोर
नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम अपने वेरिएबल को जब वो डिफाइन करेंगे कि जब भी बॉल इसके साथ टकराएगी, सेंसिंग वाली कमांड इस्तेमाल करेंगे, जब भी बॉल सेंस करेगी उस बार को तो उसके साथ टच करेगी तो हमारा वेरिएबल जो है वो +1 काउंट करेगा। और इस तरह हमारी जो स्कोरिंग का जो कोड है वो लग जाएगा, जिसको आप गोल का नाम दे सकते हैं और इसको आप 2 प्लेयर्स के लिए भी बना सकते हैं, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के लिए। और यहां से आप उसका स्कोर भी काउंट कर सकते हैं। आप उसको एक स्ट्राइक पे 1 स्कोर भी रख सकते हैं और एक स्ट्राइक पे 5 स्कोर भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद आप उसकी बैकग्राउंड जो है वो कोई ना कोई लगा सकते हैं, आपके पास काफी सारे बैकड्रॉप्स होते हैं, आप वो लगा सकते हैं। और उसके बाद आप उस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में सेव कर देंगे और उसकी बैकड्रॉप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो भी चेंज कर सकते हैं कि अगर वो लेफ्ट बॉल से टकराए तो कोई और कॉस्ट्यूम आए, राइट दीवार से टकराए तो कोई और कॉस्ट्यूम आए। इस तरह से आप अपनी जो गेम है उसको प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करवा सकते हैं। इस तरह आप गेम ओवर का जो बैकड्रॉप है वो भी चेंज कर सकते हैं कि अगर आप बार को मिस करते हैं तो तब आपकी जो बैकड्रॉप है वो चेंज होकर गेम ओवर वाली बैकड्रॉप पे कन्वर्ट हो जाए। तो आपकी गेम तैयार है और इस तरह आप गेम को प्ले कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए यही था। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर इन ईच स्क्रैच प्रोजेक्ट, कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो स्क्रैच प्रोजेक्ट में होती है। स्प्राइट भी होता है, स्टेज भी होता है, स्क्रिप्ट भी होता है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ these. A loop and a dash are combined in the repeat until block. एक loop and a dash are combined, किसको हम combine करते हैं कि वो repeat until block को जारी रखे। that is a variable जिसको अपनी मर्जी से नंबर लगा सकते हैं। Which of the following is used to make a new block from scratch, कि इनमें से कौन सा जो हम नए ब्लॉक को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। that is my block. In programming, a boolean expression is an expression that is either true or false. सिर्फ दो कंडीशन होती है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। The blocks serves as dash that can be joined together. blocks किस तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये कमांड्स होती हैं, इनके अंदर जो कन्वेंशनल कोड है वो सेव होता है, हम जस्ट उनको ज्वाइन करते हैं और वो एग्जीक्यूट होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोग्रामिंग अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड that you may dash rather than having a write it out several times. ब्लॉक्स जो होते हैं वो ऐसे कोड्स हैं जिनको आप बार बार रीयूज कर सकते हैं। आप सिंपली उसको ब्लॉक पैलेट से उठाएं और ड्रैग करके इधर ले आएं। अगर वो आपको नहीं चाहिए आप सिंपली उसको वापस रिमूव कर सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज रीयूज। A dash in the context of scratch is some block that perform some task. तो a function ये कॉन्टेक्स्ट, स्क्रैच के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज होती है जो उसको परफॉर्म करती रहती है। डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू स्पीच फ्रॉम, तो टेक्स्ट टू स्पीच कमांड जो है वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ब्लॉक इज यूज्ड फॉर मूविंग स्प्राइट अराउंड द स्टेज, तो मोशन ब्लॉक इज यूज्ड टू मूव द स्प्राइट अराउंड द स्टेज। It indicates that you combine two structured programming constructs in a way that one construct is inside the other. It is called nesting. Nesting के अंदर हम एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं। So students, that's it for the session. Hopefully ये सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।